अब पढ़ेंगे हम क्षेत्रीय सिद्धांत कह दो। इसे क्या कौन सा बोलते हैं? फील्ड थ्योरी। क्षेत्र को क्या बोलते हैं? फील्ड। तो हम बोल सकते हैं इसे फील्ड थ्योरी। अब इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे तलरूप का सिद्धांत। पहले इसके नाम ही लिख लो आप, तलरूप का सिद्धांत। बहुत इजी है, ये ज्यादा हार्ड नहीं है, इस चीज का ध्यान रखें, घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम बात करें प्राकृतिक, नेचुरल, प्राकृतिक दशा का सिद्धांत। प्राकृतिक दशा का सिद्धांत, टोपोलॉजिकल थ्योरी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट करके लिखनी है इसको, पेपर में पूछी गई है। थ्री पेज थ्योरी, थ्री पेज थ्योरी, थ्री पेज थ्योरी। जीवन सिद्धांत, हमारा जीवन भी इसी तरह से चलता है जैसे ये सिद्धांत चलता है, जीवन सिद्धांत। और इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूर्व के पेपर में पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड के। क्या इस सिद्धांत को इन्वायरमेंट का सिद्धांत भी कहते हैं? यथार्थ है पर्यावरण सिद्धांत, ये पूर्व में पूछा गया है, पर्यावरण है सिद्धांत। प्रतिपादक कौन है, किस संप्रदाय के हैं, यह भी पूछा गया है। किस संप्रदाय के हैं प्रतिपादक? आपने मेरे को बताया, क्या बताया था? कुल्ट कह दो, कुर्त कह दो, वो कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में लिखा हो तो आप कहीं इसको कुल्ट भी लिखते हैं, कहीं से कुर्त भी लिख देते हैं, ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, कुल्ट लेविन कह दो। परंतु इनका संबंध किससे है ये पूछ रहा है, किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, बता बेटा। अरे गेस्टाल्टवादी हैं, क्या है, लिख लेना, पेपर में पूछा था। इसके नीचे लिखना ये कहां के हैं, जर्मनी के हैं, और जर्मनी में कौन सा संप्रदाय है, तो ध्यान रखना ये गेस्टाल्टवादी हैं, गेस्टाल्टवादी। ओके, इतनी बात तो याद रख लोगे, पेपर में आई हुई बातें हैं ये। तो लिखो सामाजिक, इसके नीचे लिखना कुल्ट लेविन के सामाजिक मनोविज्ञान के प्रतिपादक, सामाजिक मनोविज्ञान के प्रतिपादक। दूसरा संगठनात्मक, संगठनात्मक विकास के प्रतिपादक, संगठनात्मक विकास के प्रतिपादक। समूह गतिशीलता, ग्रुप रीडिंग वाली जो बात है, समूह गतिशीलता, गतिशीलता के प्रतिपादक, समूह गतिशीलता के प्रतिपादक। तो आधार वाक्य कह दो, चाहे कथन कह दो, क्या है बताओ, यहां लिख लेते हैं कथन। बताओ कौन बताएगा, नहीं पता, बिहेवियर, व्यक्ति का, हाँ शॉर्ट बता दे। सूत्र याद है बस, सीधा सा अर्थ है कि व्यवहार जो होता है वो व्यक्ति और वातावरण का उत्पाद होता है। क्या कह रहा है ये, इनके जो इन्होंने बताया वो ये बताया इन्होंने कि व्यवहार जो होता है गुरुजी वो व्यक्ति और वातावरण का क्या होता है, वातावरण को क्या बोलते हैं, उत्पाद होता है, ये बताया ना आपने। तो ये सूत्र बना दिया हमने तो कि व्यवहार
बिहेवियरिज्म जिसे बोलते हैं, व्यक्ति पर्सन जिसे बोलते हैं, और इन्वायरमेंट। ये सूत्र दिया था और ये आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया, परंतु ये सूत्र पूर्ण नहीं है। यहां क्या लगेगी, एफ लगेगा। अब पूरा है, अब क्या है, पूरा है। आपको वो यहीं से पूछेगा, इस सूत्र से। ये इनका कथन है कि जो व्यवहार होता है वो व्यक्ति और वातावरण का क्या है, उत्पाद है। परंतु व्यक्ति और वातावरण का उत्पाद मानते हैं, परंतु फील्ड क्षेत्र किसमें है? क्या सभी के क्षेत्र अलग अलग नहीं है? सबके क्षेत्र एक से हैं? अलग अलग है। आपके घर में पापा हैं तो उनकी थ्योरी, उनका क्षेत्र अलग है। कैसे? वो खेत के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो उनका फील्ड क्या हुआ, खेत हो गया ना। फिर अगर बड़े भाई की बात करें, वो दुकानदारी में बड़ा इंटरेस्ट रखता है, और दुकानदारी कौन सी, सोने की। छोटा भाई है, वो कहता है यार परचून वाली दुकान में बड़ी प्रॉफिट है। अब आपका है तो आपका इंटरेस्ट किस में है, आपका इंटरेस्ट सरकारी जॉब में है। तो सबका फील्ड क्या है, अलग अलग है। तो आप उसी फील्ड के अनुसार कार्य करते हो कि नहीं करते? गलत है क्या? बस यही बात इसने कही है कि जो हमारा व्यवहार होता है, जिस क्षेत्र के अंदर में ज्यादा रुचि होती है, उसी के अंदर व्यक्ति उस वातावरण के साथ क्या करता है, समायोजित होने का प्रयास करता है, और वही क्या कहलाएगा आपका। तो इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे, ये तो मैंने सूत्र लिख दिया है, आप लिख लीजिएगा इसको। यहां से प्रश्न पूछ लेता है तो इसको क्या है, बी का अर्थ क्या है, बिहेवियर यानी व्यवहार, एफ का फील्ड, पी का पर्सन, और ई का इन्वायरमेंट। तो आप लिख लीजिएगा इन सबको। हिंदी में लिख देता हूं इस सूत्र को। यहां है व्यवहार बराबर क्षेत्र, कोष्टक में है व्यक्ति, और गुणा में वातावरण। ये हिंदी में है, परंतु हिंदी में पूछता नहीं ना, वो अंग्रेजी में पूछता है वो। तो अपन लिखेंगे इसकी परिभाषा में कि व्यवहार व्यक्ति, यहां लिखिएगा नीचे कथन में, व्यवहार व्यक्ति के तथा वातावरण व्यवहार व्यक्ति के तथा वातावरण के मध्य उत्पाद है, वातावरण के मध्य उत्पाद है। उत्पाद क्या होता है, परिणाम, प्रोडक्ट। ठीक है, अब ध्यान रखना ये पी का प्रोडक्ट मत कर देना तुम, बाद में ठीक है दे गुरु जी ओके करा दियो जी। तो वो ऑप्शन में देगा आपको, पी का पूछ के लिख देगा प्रोडक्ट, और आपके तो प्रोडक्ट ही निकलता होगा आदमी, तो नहीं, पर्सन है यहाँ पे। तो लिखिएगा इसका नीचे लेविन, इसके नीचे लिखिएगा इसी के, लेविन अधिगम या मानव व्यवहार को, लेविन अधिगम और मानव व्यवहार को, मेरे पास जगह नहीं है आप लिख लो, अधिगम या मानव व्यवहार को वर्तमान परिस्थिति में उपस्थित बल, वर्तमान परिस्थिति में उपस्थित बल का परिणाम मानते हैं, वर्तमान परिस्थिति में उत्पन्न बल का परिणाम मानते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये देखो वर्तमान परिस्थिति फील्ड आ गई ना उसकी, और इन दोनों का क्या है, व्यवहार निकल के आएगा, तो परिणाम आ गया ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नई लाइन से लिखना, कोल्ट लेविन अधिगम को सापेक्षिक क्रिया कहते हैं, अधिगम को सापेक्षिक क्रिया कहते हैं। ओके बेटा, आगे लिखेंगे कोल्ट लेविन, और यहां से प्रश्न पूछता है वो। कोल्ट लेविन ने 3 तत्व बताए हैं अपने फील्ड थ्योरी के, 3 तत्व। कौन कौन से हैं 3 तत्व है? नंबर 1
नंबर 2 और नंबर है 3, ये तीनों ही है। ठीक है, समझ में आ गया? ये तीनों तत्व हैं, है ना? 1 2 3 नहीं है क्या? अच्छा, लिखने पड़ेंगे, चलो लिख देते हैं। भर्त्सना, अवरोध और लक्ष्य। कैसे, समझिएगा। ये कहता है कि व्यक्ति उसी क्षेत्र में प्रयास करता है, इसने पहले कह दिया, जिस क्षेत्र में वो क्या रखता है, रुचि रखता है, और वो वातावरण के साथ क्या करता है, उत्पाद करता है। तो सबसे पहले देखो भर्त्सना क्या होती है। आप किसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी जैसे इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, आप टीचर वाली लाइन में, आप घर से कोचिंग के लिए निकलते हैं, बहुत सारे लोग आपको देखते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस वाले, और वो आप पे कमेंट भी करते हैं, ये चला मास्टर, ये चली मास्टरनी। अब क्या हो गई आपकी, आपको घृणा हो रही है अंदर से कि यार ताने मार रहे हैं। अगर आप उसे पॉजिटिव ले गए, पॉजिटिव का अर्थ है आपने उसे निंदा मान लिया और आपने कहा कि मैं लग के दिखाऊंगी, तब तो आपका फील्ड चलेगा। और आपने उस निंदा से, जो उन्होंने भर्त्सना की आपकी, उस निंदा से घबरा गए कि दिल्ली के यही ताने हैं, अपन जाते नहीं घर से बाहर। अब आप में क्या आ गई, नकारात्मकता। तो क्या आप अपने क्षेत्र, तलरूप, फील्ड तक पहुंच पाएंगे? क्यों? क्योंकि वातावरण ने क्या कर दिया, आपको प्रभावित कर दिया। तो बस यही तो है पहला। ये कहता है कि जब आप अपने मार्ग पर बढ़ रहे हैं, आप अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उस समय आपकी कोई निंदा कर दे, तो उस समय आप सकारात्मक या नकारात्मक कदम उठाएंगे। और सकारात्मकता तो अच्छी बात है, आपका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, और उस सिलेक्शन के बाद घर वाले आपकी निंदा करते हैं कि तू इस योग्य है ही नहीं, फलाने का आदमी, फलाने की बच्ची नौकरी लग गई, तू क्या कर रही थी, ये वो निंदा करते हैं। अगर आपने उस निंदा को सच्चे दिल से ले लिया, तो आप क्या कहेंगे, मैं तो आज पढ़ूं कोई काल, शादी कर दो। आप कहते मैं तो आज पढ़ूं काल मैं तो खेती कर लूंगा। अगर आपने उसे एक निंदा को मनोबल बढ़ाने वाले रूप में ले लिया, अच्छा ये बात है क्या, अगली भर्ती में मैं लग के दिखाऊंगी, आप उसी दिन से तैयारी शुरू कर दें, तो फिर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। वातावरण का उत्पाद अपने आप हुआ कि नहीं हुआ, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, पहली भर्त्सना। फिर आता है अवरोध। आप अपने कार्य में लगे पड़े, आप अपने क्षेत्र में, तो क्या क्षेत्र इतना इजी है क्या, आपका सिलेक्शन हो गया, ये लो, उसके बाद में अवरोध नहीं आएगा? आएगा। कैसे? आप एसी में रहते हो, जब नहीं चलती एसी तो बेचैनी होती है, और खुदा ना खास्ता आपका स्कूल बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर इस साइड में मिल जाए आपको, फिर क्या करोगे? स्कूलों में एसी नहीं होती, नहीं होती, पंखे बहुत मुश्किल से मिलते हैं, एक 2 ताड़ी वाला पंखा मिलता है, फिर क्या करेंगे? अवरोध आ गया, अब छोड़ दो, आप अपने क्षेत्र से भटक जाओगे। जो कच्चा होगा वो भटक जाएगा, नौकरी छोड़ देगा, और जो पक्का होगा वो अपने अंदर क्या करेगा, समायोजन करेगा, समायोजित होगा। होता है ना ऐसा, बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ के आ जाते हैं। मेरे 2 मित्र हैं, फर्स्ट ग्रेड छोड़ के आ गए, नौकरी आई उधर बाड़मेर जैसलमेर, पहले ऑलरेडी सेकंड ग्रेड थे, तो कहते इससे अच्छा है कि सेकंड ग्रेड ही ठीक है। पर अपने को तो ये है कि कहीं मिल जाए, हम तो, हाँ ये फौजी साहब बैठे, हाँ वीडियो की पोस्ट छोड़ दी है क्या, अभी क्या चल रहा है आपका? छोड़ दी ना, ये देखो आपके सामने ही बैठे हैं। लक्ष्य, तीसरा लक्ष्य, गोल, ये आपका बड़ा होना चाहिए। लक्ष्य आपका बड़ा नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आप उस क्षेत्र में, आपका लक्ष्य इतना ही है कि एक बार चपड़ासी लग जाए, चाहिए चपड़ासी लग जाए, बस नौकरी मिल जाए सरकारी, कुछ भी मिल जाए, तो फिर मिलती नहीं। और हमारा लक्ष्य जब बड़ा हो कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में जाना है, तो मुझे तो कॉलेज लेक्चरर बनना है, तो फिर आप नीचे वाली नौकरियों को प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है, बेरी देखिए ना,
बेरी, बेरी नहीं जानते? बेरडी बागड़ी भाषा में, मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, हाय कांटा चुभ जाएगा, वो जिसके बेर लगते हैं। गांव वाले खूब जानते हैं। हाँ बोल्डी। अब उस बोल्डी पर लाख के जो कीड़े होते हैं पाले जाते हैं। लाख की जो चूड़ियां बनती है ना उस बोल्डी पे बनती हैं। लाख बनता है उस पे, रेशम के कीट छोड़े जाते हैं ना सहसूत पे, वैसी लाख छोड़ी जाती है उस पे। वो इतने इतने बड़े लगते हैं उसके पैरों के साथ साथ ही। तो क्या होता है, आप देखना एक बेरी का पेड़ है और उस पे एक बिल्कुल लाल रंग का बेर लगा हुआ है। हर आदमी क्या चाहता है कि वो मैं प्राप्त करूं। वैसे आप भी चाहते हैं कि मैं एक लक्ष्य प्राप्त करूं। अब आप जब उस पत्थर को फेंकते हैं, आपका निशाना क्या होता है? वो लाल बेर होता है ना, पत्थर से ही तोड़ते हैं। पत्थर फेंकते हो तो उस लाल बेर पे लगता है क्या? पहले नहीं लगता, इधर उधर लग जाता है। इधर उधर लगता है तो बेर और नीचे आके नहीं गिरते क्या? गिरते हैं ना, कच्चे बेर गिरते हैं थोड़े। हो सकता है उतना लाल ना, उससे कम लाल वाला भी गिर जाता है। परंतु एक समय ऐसा आता है जब आप उससे फेंकते हो तो उसी पे लगता है और वो प्राप्त हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब आप तैयारी कर रहे हो तो अपने तैयारी का लेवल इस तरीके से बढ़ाओ। अब आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो तो आपका लेवल कॉलेज लेक्चरर वाला होना चाहिए पढ़ने का। आप थर्ड ग्रेड की कर रहे हो ना तैयारी, तो आपका पढ़ने का जो तरीका है वो सेकंड ग्रेड वाला होना चाहिए। तो आप छोटी मोटी चीजें अपने आप आ गिरेंगी। हम पढ़ते क्या है, एक किताब लेके आते हैं जिसमें लिखा होता है नए सिलेबस पर आधारित। अरे वो तो उसी के लिए है, उससे बाहर प्रश्न आ गया तो तैयारी को इस लेवल से करो ताकि छोटी मोटी जो बेर है ना वो अपने आप जोड़ी में आके गिरे। फिर हमें तो सिर्फ उसी पे निशाना है, और बेरों का हमें कोई मतलब नहीं है। इसीलिए तो हम राजस्थान के जो लोग हैं ना तो केवीएस का फॉर्म भरते हैं, ना टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी की भर्ती भरते हैं, ना केंद्रीय विद्यालयों की भरते हैं। हमें सिर्फ आरपीएससी और आरएसएसएमबी बोर्ड दो ही जानते हैं। अरे भर्तियां वहां भी तो निकलती हैं। क्या नहीं है हमारा लक्ष्य का प्रतिस्थापन नहीं कि हमें क्या लक्ष्य है। ठीक है, तो लिखेंगे इसके नीचे लिखो, इस सिद्धांत का उद्भव है, इस सिद्धांत का उद्भव है प्रत्यक्षीकरण, इस सिद्धांत का उद्भव है प्रत्यक्षीकरण एवं अभिप्रेरणा के आधार पर, वह अभिप्रेरणा के आधार पर। इसी के नीचे लिखना है यहां, इस सिद्धांत का उद्भव प्रत्यक्षीकरण व अभिप्रेरणा के आधार पर होता है, आधार पर होता है। क्या हो गया सर जी? आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो बट थोड़ा टाइम ज्यादा लगाते हो। प्रेम कह रहा है सर टाइम तो लगता है पर समझ में अच्छा आता है। ठीक, बढ़िया बात है बेटा, आता है तो। अरे किताबें खूब पढ़ी हैं आपके पास, पढ़ना हो तो समझना है। किताबें तो हैं आपके पास, लिखने को तो मैं कितना ही लिख दूं, पर समझना जरूरी है इस चीज को। क्योंकि किताबें तो मार्केट में इतनी इतनी बड़ी आ रही हैं, पर उन्हें समझोगे कैसे? और समझाने के लिए हम बैठे हैं, तो समझाना जरूरी है। ठीक है ना, नोट्स बनाने। चलिए, बहुत बढ़िया। प्रत्यक्षीकरण और अभिप्रेरणा के आधार पर क्या होता है? सीखता है। दूसरा लिखेंगे, लेविन ने प्राणी के व्यवहार को, ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, लेविन ने प्राणी के व्यवहार को, इंपॉर्टेंट क्यों कहा है? क्योंकि यहां से प्रश्न बनेगा। प्राणी के व्यवहार को गणित, गणित को इंग्लिश में मैथ बोलते हैं क्या? हाँ बता दिया करो मेरे को। और भौतिक विज्ञान क्या होती है? फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री है। भौतिक विज्ञान के आधार पर, भौतिक विज्ञान के आधार पर समझने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया।
अब देखो इन्होंने कहा कि प्राणी का जो व्यवहार होता है वो गणित की तरह होता है। ऐसा ही होता है क्या बेटा? भौतिक विज्ञान जो होती है उसमें क्या होता है, क्या चीजें होती है उसमें फिजिक्स में? अरे बता दो, कोई विद्युत वादुत वाली होती है क्या? नहीं होती। यही होती है क्या, बल ताप गति ऊर्जा, यही तो होता है। बस उसी आधार पे समझा कैसे। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, बाकी मेरे को तो ज्ञान है। गणित मैंने कल समझाई थी आपको, समझाई थी क्या? ये कहता है व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में एकदम पारंगत हो जाएगा क्या, तुम्हारी शादी हो जाएगी, क्या तुम जाते ही सारा घर संभाल लोगी? नहीं, धीरे धीरे। कहाँ संभाल ले क्या? तो धीरे धीरे संभाला जाता है। कैसे? जैसे बालक को गणित के आधार पे देखें, पहले एक और एक को जुड़वाया जाता है, कितने होते हैं? दो। फिर दो और एक को जुड़ाया जाता है, कितने होते हैं? तीन। फिर दो हासिल वाले, बिना हासिल वाले, फिर तीन संख्या वाले, चार वाले, ऐसे ही होता है, कल बताया था। तो वो क्या गणित नहीं है? उसी तरह जिंदगी चलती है। पहले आपको थोड़ा आता था, अब थोड़ा और आने लग गया, अब और आगे पढ़ोगे तो और बढ़िया आएगा। तो कहता है कि जीवन का जो क्षेत्र है वो गणित के हिसाब से चलता है, भौतिक विज्ञान के हिसाब से चलता है। इसीलिए इस सिद्धांत को इन्होंने टोपोलॉजिकल कहा है, लिख लीजिएगा। इसीलिए इसे इसीलिए इसे इसीलिए इसे टोपोलॉजिकल थ्योरी कहा जाता है। कहा जाता है। ओके, अब ये लिखो टोपोलॉजिकल, इस शब्द को सीखेंगे क्या है ये? टोपोलॉजिकल, टोपोलॉजिकल आपका जो दायरा है, आप जहां रहते हैं वर्तमान में, उसके आसपास के लोगों को आप देखते हैं, देखते हैं, आपकी सोच वैसी हो जाती है। क्या ये सही है? ये तो अल्बर्ट बांडुरा कह रहा है, कह रहा है ना। अभी तो बता के हूं कि समाज के जैसे लोगों के साथ रहते हो आपकी सोच वैसी हो जाती है। तो ये क्या कह रहा है टोपोलॉजिकल? ये कह रहा है कि आप जिस समाज में, जिस दायरे में रह रहे हो, आपकी सोच उसी के अनुसार होगी। परंतु आपका जो क्षेत्र है वो घटाया और बढ़ाया। जैसे आप एक नौकरी जिसमें सभी लोग नौकरी करते हैं, एक ऐसी सोसाइटी में रहते हो, तो आपकी थ्योरी क्या होगी? नौकरी करने की। अब उस सोसाइटी में सारे 20 30 40 हजार रुपए महीना कमा रहे हैं, आपकी सोच उतनी रखनी है क्या? नहीं, आप जीवन दायरे से बाहर जाके सोचेंगे। हर इंसान ऐसा करता है, इसीलिए इसे पर्यावरण दशा का सिद्धांत बोलते हैं, प्राकृतिक दशा का सिद्धांत बोलते हैं। क्योंकि ये मनुष्य का क्या है, स्वभाव है। वो 40 कमा रहा है तो मुझे कितने कमाने हैं? 80 कमाने हैं। अगर वो 80 कमा रहा है तो मुझे कितने कमाने हैं? 1 20 कमाने हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? आप में प्रतिस्पर्धा होती है कि नहीं होती? बस यही क्या है, जीवन क्षेत्र सिद्धांत है, तलरूप क्षेत्र सिद्धांत है। इसी को टोपोलॉजिकल कहा जाता है। तो इसमें लिखिएगा, व्यक्ति के जीवन दायरे में, व्यक्ति के जीवन दायरे में, जीवन दायरे में प्रत्यक्षीकरण। अब ध्यान रखना, प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? जो चीज सामने दिखाई दे उसी को बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण। अंतःक्रिया के, अंतःक्रिया के, अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होने वाले, परिणाम स्वरूप होने वाले आकृतजन्य, आकृत, सॉरी यह रह गया ना, आकृत्यजन्य, आकृत्यजन्य परिवर्तन को टोपोलॉजी कहा जाता है। आकृत्यजन्य परिवर्तन को
टोपोलॉजी कहा जाता है। अब देखो इसमें एक शब्द है, पहले तो इस लाइन को समझो, थोड़ी सी हार्ड लग रही होगी, साइकोलॉजी की लाइन है, हार्ड लगेगी। व्यक्ति के जीवन दायरा, जीवन दायरा क्या, आपको जीना है, जीने के लिए भोजन, पानी, मकान, रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, ये आवश्यकता है हमारी। तो व्यक्ति के जीवन दायरे में प्रत्यक्षीकरण, अब वो देख रहा है अपनी चारों तरफ कि लोग अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं, हो रहा है ना, प्रत्यक्षीकरण देख लिया उसने। अंतः क्रिया के परिणाम स्वरूप अब वो खुद उसके अंदर कूदता है कि मैं अपना जीवन यापन कैसे करूंगा। जब वो कूदता है कि ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो मैं ऐसा करूं, मुझे इस क्षेत्र में जाना है, तो अंतः क्रिया के परिणाम स्वरूप होने वाले आकृत जन्य, आकृत क्या होता है, इसमें शब्द तोड़ के देख लो इसको, क्या शब्द निकला, जन्य का मतलब जन्म लेती है। जब आपने ये देखा कि ये लोग अपने जीवन को इस तरह से चला रहे हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, एक क्रिया करते हैं, अर्थात आप किसी ना किसी क्षेत्र में काम करना प्रारंभ करते हैं। उससे आपकी क्या बनती है, मानसिकता में एक आकृति बनती है, जो भी बता के गया कि ये लोग 40,000 कमा रहे हैं तो मुझे अब 80,000 कमाने हैं, ये लोग सीधी रोटी खा रहे हैं तो मुझे अब क्या चाहिए, परांठे चाहिए, सीधी सी बात है। वो ही परिवर्तन क्या कहलाता है, टोपोलॉजिकल कहलाता है, ये इंग्लिश का शब्द है। ओके, आगे समझ में ये परिभाषा। अपने जीवन दायरे के अंदर आपने प्रत्यक्षीकरण से व्यवहार को देखा है, लोगों को देखा है, लोग क्या कर रहे हैं, ये अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं, उससे आपने अंतः क्रिया की कि मुझे भी अब क्या करना है, अपना जीवन यापन करना है, मुझे भी किसी ना किसी क्षेत्र में जाना है। तो आपने अपने पर्यावरण को देखकर, अपने वातावरण को देखकर एक नया क्षेत्र बनाया और उसी में जाकर आपने क्या कर दी, एक आकृति को जन्य दे दिया, अर्थात आपने माइंड में एक छवि बना ली कि मुझे तो अब इस लेवल पर काम है करना है, वही क्या कहलाएगी, टोपोलॉजी कहलाएगी। ऐसे याद रखो, टॉप में किसको रखना है, खुद को। आदमी क्या चाहता है कि मैं समाज में सबसे ऊपर हूं, तो टॉप ऐसे याद कर लो, टॉप पर रहना है, और वही टोपोलॉजी है बस। अब बताओ यहां आगे समझ में बात है। चलिए अब आते हैं वेक्टर्स, क्या आते हैं, वेक्टर्स, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। आजकल थोड़ा सा ट्रेंड बदल गया ना, तो मैं इस तरह से थोड़ा सा हार्ड करवा रहा हूं ये, क्योंकि ये वेक्टर्स आ गए हैं, ठीक है। अब वेक्टर्स किसे कहा जाता है, अगर आगे बढ़ा रहा है तो वैसे तो वेक्टर्स दो प्रकार के होते हैं, यहां मैं लिख दूं। एक तो होता है विकर्षण वेक्टर्स, एक होता है आकर्षण। दो प्रकार के वेक्टर्स होते हैं, जो आपको अपनी तरफ खींचे कि ये काम कर ले तू, इस काम में तू चला जाएगा और तू वहां टॉप कर जाएगा इस क्षेत्र में, वो तो क्या कहलाएगा, आकर्षण वेक्टर्स कहलाएगा। और जो आपको उस कार्य से क्या करें, ये तेरे बस की बात नहीं है, छोड़ दे, फेल हो जाएगा तू, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, तेरी समझ में नहीं आ रही, तो फिर वो क्या है, जो आपको आपके जीवन दायरे के क्षेत्र से दूर कर दे, वो क्या होता है, विकर्षण वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे, नई लाइन से लिखिए, ये नहीं लिखना है, मैं बोल रहा हूं वैसे लिखना है। स्थिति विज्ञान में, अब ये कौन सी होती है गुरुजी, जो अभी करके आए हैं, टोपोलॉजी, ठीक है। स्थिति विज्ञान, हिंदी में इसको स्थिति विज्ञान बोलते हैं, इंग्लिश में तो टोपोलॉजी बोलते हैं। स्थिति विज्ञान में टोपोलॉजी, ऊपर लिखा ना टोपोलॉजिकल, जिसकी परिभाषा लिखी थी अपन ने, टोपोलॉजिकल को ही वेक्टर्स कहा जाता है, को ही वेक्टर्स कहा जाता है, वेक्टर्स कहा जाता है, वेक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, अब नीचे लिख लो वेक्टर्स, ऐसे लिखे, वह शक्ति जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। अब वेक्टर्स की परिभाषा अलग लिख लो अपने, वह शक्ति जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है और हमें लक्ष्य तक लेकर जाती है, ये मेरी भाषा में है, इजी भाषा में करके दिए मैंने आपको,
कि वह शक्ति जो हमारे व्यवहार को क्या करती है, प्रभावित करती है और हमें लक्ष्य तक लेकर जाती है। ये तो इजी हो गई होगी, अब तो समझ में आ गई होगी। अब तो इससे इजी भाषा नहीं हो सकती कि वह शक्ति जो हमारे व्यवहार को क्या करे, प्रभावित। आप पहले नहीं कमाते थे, आपने लोगों को देखा कि अरे यार ये लोग इतना कमा रहे हैं, आप प्रभावित हुए और आपको फिर क्या कर दिया, मोड़ दिया कि आप इससे ज्यादा कमाओ। वो क्या है, आपके वेक्टर्स है, वही टोपोलॉजी है। समझ में आई बात है? देखिए, जो हमें लक्ष्य तक लेकर जाती है। लेकिन वेक्टर्स दो प्रकार के होते हैं, वेक्टर्स दो प्रकार के होते हैं, वेक्टर्स दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे आकर्षक वेक्टर्स। आकर्षक या आकर्षण लिखना था, आकर्षक लिखिए, आकर्षण वेक्टर्स। वैसे अगर आप एक निशान से समझना चाहो तो ऐसे लगा सकते हो। ये क्या है, प्लस का निशान, अर्थात ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है। तो लिख लें, जो आपको लक्ष्य की ओर, जो आपको लक्ष्य की ओर लक्ष्य की ओर लेकर जाते हैं। ठीक है, पहला। दूसरा, विकर्षण वेक्टर। आप इसे क्या कह सकते हैं, माइनस यानी नकारात्मक। तो लिख लेंगे, वे वेक्टर्स जो आपको लक्ष्य से दूर, वे वेक्टर्स जो आपको लक्ष्य से दूर, लक्ष्य से दूर लक्ष्य से दूर लेकर जाते हैं। ओके बेटा, तो ये पहली शब्दावली हमारी कौन सी थी, टोपोलॉजिकल। एक नंबर टोपोलॉजिकल के आगे एक नंबर लगा लेना, ऐसे लिखा है ना ऊपर टोपोलॉजिकल। अब दो नंबर लिखो, जीवन क्षेत्र। ये क्या होता है, ये इसकी शब्दावली है कुर्ट लेविन की, लाइफ स्पेस जिसे बोलते हैं। लाइफ स्पेस जानते ही हो, जीवन क्षेत्र क्या होता है, जहां आपका जीवन चल रहा है, जिस क्षेत्र में चल रहा है। तो लिखिए, वातावरण की जिन वस्तुओं से, वातावरण की जिन वस्तुओं से व्यक्ति अंतःक्रिया व्यक्ति अंतःक्रिया करता है, अंतःक्रिया करता है, वातावरण की जिन वस्तुओं से व्यक्ति अंतःक्रिया करता है, वह उसका जीवन दायरा, वह उसका जीवन दायरा या जीवन क्षेत्र कहलाता है, वह उसका जीवन क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब लिखो, शिक्षा में महत्व, शिक्षा में महत्व। पहला लिखो, बालकों के मानसिक तनाव को, बालकों के मानसिक तनाव को दूर करता है, दूर करता है। दूसरा, पाठ्य सामग्री बालकों के उद्देश्य के अनुकूल हो, उद्देश्यों के अनुकूल हो। पाठ्य सामग्री बालकों के उद्देश्य के क्या हो,
अनुरूप हो। फिर तीसरा, कार्य को प्रारंभ, कार्य को प्रारंभ करने से पहले, करने से पहले बालकों को, बालकों को प्रेरित किया जाना चाहिए। ये सिद्धांत कहता है पहले उनको प्रेर मोटिवेट करो, इतना धन कमा सकते हो और ये वो, ठीक है, सब चीजें। फिर नंबर 4, शिक्षक, शिक्षक द्वारा अधिगम, शिक्षक द्वारा अधिगम के लिए वातावरण स्थापित करने में, स्थापित करने में सहायक। क्योंकि अगर पहले से बालकों को मोटिवेट कर दिया तो बालक फिर क्या है, जीवन क्षेत्र उसी में आगे बढ़ेंगे और बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। इसीलिए शिक्षक के द्वारा वातावरण, जो वातावरण बनाना है उसने अधिगम का, वो बड़ा कारगर होता है। फिर आगे लिखें, बालक, बालक वातावरण, बालक वातावरण को देखकर सीखेगा, क्योंकि अधिगम सापेक्षिक क्रिया है, क्योंकि अधिगम सापेक्षिक, यानी जैसा आप चाहते हैं वैसा, सापेक्षिक क्रिया है। ये कुल्ट लेविन की डेफिनेशन थी, मैं पीछे लिखवा के आया हूं, लिखवाई थी क्या? और क्या होता है, अधिगम व्यक्तिक होता है, प्रत्येक व्यक्ति अलग 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 क्षेत्र में जाता है, तो अधिगम व्यक्तिक होता है। प्रत्येक का जीवन क्षेत्र, प्रत्येक का जीवन स्पेस क्या होता है, अलग अलग होता है। फिर नंबर 7, अधिगमकर्ता को, अधिगमकर्ता को मनोवैज्ञानिक व्यक्ति मानकर, मनोवैज्ञानिक व्यक्ति मानकर अधिगम, मनोवैज्ञानिक का अर्थ है व्यवहार, किससे करना है, बच्चों से तो करना है आपने, यहां व्यवहार शब्द को रख लीजिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। मानकर अधिगम सिखाया जाता है, सिखाया जाता है। फिर लिखेंगे अभिप्रेरणा, लक्ष्य का स्पष्ट ज्ञान, अभिप्रेरणा, लक्ष्य का स्पष्ट ज्ञान व जीवन दायरे को महत्व देना, जीवन दायरे को महत्व देना इस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। और लास्ट लिखेंगे अधिगम के नियोजन, अधिगम के नियोजन यानी किस प्रकार मैनेज करना है, नियोजन तरीके से। संगठन, ये मैनेजमेंट में करवा रहे होंगे सर आपको, नियोजन संगठन क्या होता है, ठीक है। प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण और व्यवस्थीकरण, व्यवस्थीकरण को प्रस्तुत करना सीखता है, प्रस्तुत करना सीखता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब हम पढ़ेंगे टॉलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत, ठीक है, आत्म सिद्धि का सिद्धांत। तो अधिगम के जितने सिद्धांत हैं वो अगली क्लास में पूरे कर लेंगे अपन। उसके बाद में अधिगम के पठार, अधिगम की कठिनाइयां, ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें,
जय राजस्थान, जय भारत।